हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुवाज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें सिलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ना है। तो अगली वीडियो में जो है हमने जीवद्रव्य के बारे में पढ़ा था और इसमें हम पढ़ेंगे कि सिलिया और फ्लैजिला होता क्या है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्या पढ़ना है, सिलिया एंड फ्लैजिला होता क्या है। देखिए सिलिया एंड फ्लैजिला, देखिए ये सिलिया और फ्लैजिला होता क्या है। तो हम आपको बताए थे कि कोशिका जो हमारा होता है, मान लीजिए हमारा कोई सेल है, ठीक, इसके अंदर बताए थे कि कोशिका के बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गाल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। एक मिनट, देखिए न्यूक्लियस हो गया हमारा, फिर हो गया ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हो गया R यानी राइबोसोम। देखिए तो हम आपको बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे ऊर्जा का घर कहा जाता है। ये क्या करता है, हम लोगों के अंदर ऊर्जा बनाता है यानी पावर बनाता है। और ये राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री से कहा जाता है। ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। और ER बताए थे दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। तो स्मूथ जो होता है यानी फैट बनाता है, वसा बनाता है, और रफ वाला जो होता है राइबोसोम बनाता है। रफ वाला राइबोसोम नहीं बनाता है बल्कि रफ साइड से राइबोसोम बनता है, जिसे हम लोग बताए थे कि ये ऐसे ऐसे आप देखे होंगे राइबोसोम में रहा होगा, तो उसी को हम लोग राइबोसोम कहे। वही राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का टॉपिक बताते हैं, सिलिया और फ्लैजिला होता क्या। देखिए ये सिलिया और फ्लैजिला जो होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये कोशिका है, इसके बाहर ऐसे रहता है, इसमें देखिए ये हो गया, ये हो गया, ऐसे सब रहता है इस पर। ठीक, इसी को हम कहते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका काम देखिए क्या होता है। देखिए इसका जो काम होता है ना, ये क्या करता है, कोशिकाओं को मूवमेंट और फीडिंग का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या करता है, मूवमेंट एंड फीडिंग। देखिए ये मूवमेंट एंड फीडिंग का काम करता है। क्या करता है कि कोशिकाओं को मूव कराता है यानी मोशन प्रदान करता है। कोशिका जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सके, वो किसके कारण जाती है, इसी फ्लैजिला और सिलिया के कारण। तो अब देखिए इसमें से फ्लैजिला किसे हम बोलेंगे और सिलिया किसे बोलेंगे। जो बड़ा वाला होगा उसे हम फ्लैजिला बोलेंगे और जो छोटा होगा उसे सिलिया बोलेंगे। देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया फ्लैजिला। ठीक, देखिए जो बड़ा वाला है उसे हम क्या लिखेंगे, फ्लैजिला, और जो छोटा वाला है उसे हम सिलिया बोलेंगे। मेन इसका बस इतना ही समझेंगे कि इसका काम जो होता है ये कोशिकाओं को मूवमेंट यानी मोशन प्रदान करता है। देखिए ये क्या करता है, कोशिकाओं को मोशन प्रदान करता है। देखिए ये कोशिकाओं को मोशन प्रदान करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोशिका जाती किसके सहायता से, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला एंड सिलिया कहते हैं। तो आपको इतना समझना कि बड़े वालों को हम फ्लैजिला कहते हैं, छोटे वालों को सिलिया कहते हैं। ये क्या करता है, मूवमेंट करता है यानी फीडिंग। फीडिंग का मतलब होता है कि जैसे अगर इसके आसपास, इस सेल के आसपास अगर कोई भी, जैसे ये मान लीजिए पोषक तत्व आया और ये तरल के रूप में है, तो ये क्या करेगा, उसे अवशोषित कर लेगा, इस फ्लैजिला यानी सिलिया के सहायता से सोख लेगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि फ्लैजिला और सिलिया होता क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, तो आगे चलिए समझते हैं अगला पॉइंट। अब हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब हमें पढ़ना है गुणसूत्र यानी जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हमारा गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र इसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्रोमोसोम।
तो देखिए क्रोमोसोम का काम क्या होता है, ये हमारे जो होता है कि ये क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो अभी हम बनाए थे सेल का स्ट्रक्चर, इसके अंदर बताए थे पाया जाता है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाया जाता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है यानी गुणसूत्र जो होता है वो न्यूक्लियस में उपस्थित होता है यानी केंद्रक में उपस्थित होता है। ठीक, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पहला पॉइंट बना के कि गुणसूत्र केंद्रक, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूक्लियस, आप लिख लेंगे न्यूक्लियस। तो हम कहेंगे कि गुणसूत्र यानी केंद्रक कहाँ, केंद्रक में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे क्रोमोसोम जो होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ये है न्यूक्लियस, इसी के अंदर जो है हमारा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक, अब देखिए इस क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम हमारा हो गया, इसके अंदर हमारा डीएनए, आरएनए, जीन ये सब पाया जाता है। तो देखिए इस क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए पाया जाएगा और जीन भी पाया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। और क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो आपसे कोई पूछेगा क्रोमोसोम, तो आप बताएंगे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाए क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। तो देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। देखिए इसको हम ऐसे बनाते हैं। तो जब इसे हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर डीएनए, आरएनए, जीन ये बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, तो ये क्रोमोसोम यानी जीन क्या करता है कि जैसे हमारे अंदर जो भी लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम होता है इन सभी जीन यानी डीएनए, आरएनए का। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है और गुणसूत्र के अंदर क्या क्या पाया जाते हैं। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑटोसोम और एलोसोम देखिए होता क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं। ऑटोसोम का मतलब ये हुआ कि लिंग निर्धारण करने वाले जो होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एलोसोम। ठीक, और जो लिंग निर्धारण को छोड़कर बाकी अन्य चीज़ों का निर्धारण करते हैं उसे हम बोलेंगे ऑटोसोम। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोसोम और एलोसोम होता क्या है। तो ऑटोसोम वे होते हैं जो लिंग निर्धारण को छोड़ के बाकी अन्य चीज़ों का निर्धारण करते हैं, उसे हम ऑटोसोम बोलते हैं। और जो लिंग निर्धारण करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एलोसोम। को एक नाम और देते हैं जिसे हम हेट्रोसोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोसोम यानी एलोसोम या फिर हेट्रोसोम होता क्या है। तो देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं। देखिए इसको एक बार फिर से लिख रहे हैं अभी। देखिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं फिर समझाते हैं। देखिए हम बता रहे कि जैसे देखिए मानव में क्या होता है, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। ठीक, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं 23 जोड़े। 23 जोड़े होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम 46 लिखे हैं तो 23 लिखने की क्या ज़रूरत है। देखिए तो क्या होता है ना कि जैसे हमारे शरीर में जितने भी पार्ट हैं, अंग हैं, वो लगभग
सब क्या है जोड़े में। जैसे ये हमारा हाथ हो गया, ये क्या है जोड़े में है, कान है ये भी जोड़े में है, नाक ये जोड़े में, आँख जोड़े में, जबड़ा हमारा है जोड़े में है, पैर जोड़े में है। तो यही जो होता है जीन, यानी बताया कि ये क्या करता है कि यही हमारा जो है निर्माण करता है, इसी से मिलके हमारा जो है शरीर बनता है, इन्हीं के कारण से। तो जो है शरीर के जो है अधिकांश भाग जो है जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए इसे भी हम जोड़े में ही लिखते हैं। तो ठीक, तो मेल में ये क्या होता है, देखिए मेल में ये जो होता है 44 + 2 होता है, एक होता है x और एक होता है y, ठीक। और फीमेल में ये क्या होता है, देखिए फीमेल में भी यही होता है 44 + 2, इसमें लेकिन x होता है, ठीक। तो अब इसमें से हम एक को बताए थे कि क्या नाम देते हैं, ऑटोसोम, ठीक। और एक को नाम दिए थे एलोसोम, या इसी को हम कहते हैं हेट्रोसोम। देखिए हेट्रोसोम या एलोसोम या ऑटोसोम होता क्या है, तो हम आपको बताएं कि जो लिंग निर्धारण को छोड़ के बाकी अन्य चीज़ों का निर्धारण करते हैं उसे हम ऑटोसोम कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोसोम। और जो लिंग निर्धारण का काम करते हैं उन्हें हम बोलेंगे एलोसोम या हेट्रोसोम, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एलोसोम और हेट्रोसोम होता क्या है, ठीक। तो इतना आप नोट कर सकते हैं। तो आप जान गए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अंदर क्या क्या पाए जाएंगे, DNA, RNA और जीन। और पूछा जाए मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 46। और जोड़े में पूछा जाए तो आप बताएंगे कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, ठीक। और ये आपको बताना है किसमें x पाया जाता है, किसमें XY 2 पाया जाता है, किसमें XX पाया जाता है। और किसको हम ऑटोसोम बोलते हैं और एलोसोम बोलते हैं या फिर हेट्रोसोम बोलते हैं। तो जो लिंग निर्धारण को छोड़ के बाकी अन्य चीज़ों का निर्धारण करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोम। और जो लिंग निर्धारण करते हैं उन्हें हम एलोसोम या फिर हेट्रोसोम बोलते हैं, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एनिमल सेल, ठीक। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें से दोनों में कॉमन क्या होगा, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे प्लांट सेल, ठीक। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉमन क्या होता है, तो आप ऐसे बना लीजिए। देखिए अब आपको पता है कि कोशिका झिल्ली हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये इसमें भी, ये दोनों में पाया जाएगा। पहले कॉमन वाला हम लोग लिखते हैं। देखिए इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें कोशिका झिल्ली इसमें भी पाया जाएगा। इसको हम लिख लेंगे कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक। ये क्या है, दोनों में कॉमन है। और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जो आपको हिंदी में सरल लग रहा है उसे हिंदी में लिखिए, जो इंग्लिश में आपको इजी लग रहा है उसको आप इंग्लिश में लिखिए, ठीक। बस आपको समझ में आना चाहिए, पढ़ना आपको है, चाहे जैसे लिखिए। अगर हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में लिखिए, जो इंग्लिश में सरल लग रहा है हिंदी में लिखिए, ठीक। और इसमें फिर क्या पाया जाएगा, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम। और ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाएगा, ठीक। अब देखिए कोशिका झिल्ली हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ER हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या पाया जाएगा, प्लांट सेल, इसे हम हिंदी में कहते हैं पादप, इसे हम पादप कहते हैं प्लांट को, और इसे हम कहते हैं जंतु, ठीक। इतना आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक।
अब देखिए इसमें और क्या पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ये भी क्या होता है इसमें काम। अब देखिए प्लांट सेल में हम आपको बताए थे कि कोशिका भित्ति यानी सेल वाल इसमें पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाता है, सेल वाल पाया जाता है, सेल वाल। अब देखिए और एनिमल में जो होता है ये क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, इसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। आपको बताया था कि सेल वाल यानी कोशिका भित्ति जो होती है ये भारी चीज़ों में लगाई जाती है, जिसे हम दोहरी झिल्ली भी कह सकते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, बहुत भारी होते हैं, इसलिए उसमें सेल वाल पाया जाता है। और हम लोगों में जो होता है कोशिका के सभी अंग कहाँ रहते हैं, इसी कोशिका झिल्ली में रहते हैं। ठीक, इसका सेल कैसा होता है, लार्ज होता है यानी बड़ा होता है। इसको हम लिख सकते हैं लार्ज, लार्ज यानी बड़ा होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, स्मॉल होता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल यानी छोटा। देखिए इसमें कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक, और इसमें कैसा होता है, लार्ज यानी बड़ा होता है। इसमें स्मॉल होता है और ये कैसा होता है, गोला होता है, गोला पाया जाता है इसमें। और इसमें कैसा पाया जाता है, चौकोर होता है। ये ऐसे लिख सकते हैं, चौकोर। ठीक, और इसमें सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, सेंट्रोसोम। ये भी दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक, ये दोनों में कॉमन होते हैं। और इसमें क्या पाया जाएगा, प्लास्टिड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा, प्लास्टिड पाया जाएगा। हो गया। और आपको हम बताए थे कि ये जो एनिमल यानी जंतु सेल होता है, अभी जस्ट बताया कि इसमें क्या पाया जाएगा, सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा, सीलिया एंड फ्लैजिला। इसमें क्या पाया जाएगा, सीलिया एंड फ्लैजिला पाया जाता। तो इतना आप नोट करिए। इसमें कहते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड। देखिए लवक यानी प्लास्टिड होता क्या है, ये लवक यानी प्लास्टिड जो होते हैं ये स्पेशली पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है तो आप बताएंगे प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक, ये जो होता है प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। ठीक, प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, इसका 3 प्रकार होता है प्लास्टिड का। देखिए प्लास्टिड के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। देखिए एक हमारा होता है पहला क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। देखिए इसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। इसे हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक, हरित लवक, इसे हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक। और दूसरा हमारा जो होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इसे हम कहते हैं वर्णित लवक, वर्णित लवक। ठीक, और एक तीसरा होता है, एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट को हम हिंदी में कहते हैं अवर्णित लवक, देखिए इसे हम हिंदी में कहते हैं अवर्णित, अवर्णित, अवर्णित लवक। देखिए अवर्णित
और वर्णित और हरित, ये तीनों होते क्या हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, पत्तियों तथा तनों में पाया जाता है। ये पत्तियों तथा तना, पत्ती तथा तना में पाया जाता है। ठीक, तो इसका काम क्या होता है कि ये भोजन बनाता है, और भोजन कैसे बनाता है, सूर्य से बनाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण से। ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक का काम क्या होता है, ये पत्तियों तथा तनों में पाया जाता है। ये क्या करता है, भोजन बनाता है, भोजन। ये क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है, भोजन निर्माण। देखिए ये क्या करता है, हमारा भोजन निर्माण करता है। और ये कैसे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से सूर्य की प्रकाश के द्वारा ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती तथा तनों में पाए जाते हैं। अब हमारा आता है वर्णित लवक। ठीक, तो वर्णित लवक क्या होता है कि रंग प्रदान करता है, पेड़ पौधों में क्या करता है, रंग प्रदान करता है। ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। ठीक, और अवर्णित लवक क्या करता है कि भोजन का संग्रह करता है। ये कहाँ पाया जाएगा, मूल तथा जड़ों में पाया जाता है, मूल या जड़ में पाया जाता है। ठीक, और ये क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है, भोजन का संग्रह। ये क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिड यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक, तो तीनों का काम क्या होता है, पहले का काम होता है क्लोरोप्लास्ट, काम होता है ये पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। और ये जो होता है क्रोमोप्लास्ट, ये वर्णित लवक, इसे हिंदी में कहते हैं, ये क्या करता है, पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का रंग, जैसे गाजर का रंग हो गया, गाजर का कलर लाल किस कारण से रहता है, तो आप इसे लिख सकते हैं कैरोटीन के कारण जो होता है गाजर का कलर लाल होता है। ठीक, और वर्णित लवक का काम क्या होता है, ये मूल तथा जड़ों में पाया जाता है, भोजन का संग्रह करता है। आप देखते होंगे कि पतझड़ के टाइम यानी फरवरी या मार्च के महीने में जब पेड़ पौधे के जो है पत्तियाँ झड़ जाते हैं, तो भोजन कहाँ से बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण। जब पत्ती ही नहीं रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे और कहाँ से भोजन बनाएंगे। तो यही जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसी की सहायता से भोजन संग्रह करके जो रखे रहते हैं, इसी की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, काम चला लेते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रोमोप्लास्ट, इसका नाम है वर्णित लवक, वर्णित लवक। ठीक, यह क्या करता है कि पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है। क्या करता है, ये रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान, ये रंग प्रदान करता है। देखिए क्या करता है, रंग प्रदान करता है। ठीक, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अब आपसे कोई पूछ सकता है गाजर का रंग जो होता है, गाजर का रंग लाल क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है, कैरोटीन। ठीक, अब जैसे फलों का रंग जो होता है वो पीला क्यों होता है। अब जैसे मान लीजिए फलों का रंग, यहाँ आप लिख लेंगे फलों का रंग पीला, ये किस कारण से होता है, ज़ैंथोफिल के कारण। देखिए किस कारण होता है, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल के कारण क्या होता है कि फलों का रंग जो होता है वो कैसा होता है, पीला होता है।
अब बात करते हैं जैसे चुकंदर हो गया, चुकंदर, ठीक। अब चुकंदर का कलर लाल क्यों होता है? तो बीटा क्या नाम है, बीटा नोन के कारण, बीटा नोन, ठीक। अब अगला आता है टमाटर का, लिख लीजिए टर। अब आपसे कोई पूछेगा कि टमाटर का रंग किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे लाइकोपेन के कारण। देखिए, आपसे कोई अगर पूछता है कि गाजर का रंग लाल होता है, तो आप बताएंगे कैरोटीन, फलों का तो ज़ेंथोफिल, चुकंदर बीटानोन, टमाटर लाइकोपेन, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट करिए।